सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। इस प्रोग्राम में सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी का साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर होती है बातचीत। करते हैं सबसे पहले उनका स्वागत। स्वागत है पूनिया जी। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख करें खबरों का। सबसे पहले बात ईरान, इज़राइल और अमेरिका के बीच की, जो इस वीकेंड पर तनातनी रही है। वैसे तो इसमें तकरीबन बहुत सारे देश शामिल हो गए, बहुत सारी खबरें हैं इसके साथ जुड़ी हुई। लेकिन कहाँ से शुरू करें, अगर आप इस खबर को टच करना चाहें तो? देखिए, सबसे जो बड़ी खबर तो वो तो ईरान से ही आ रही हैं, क्योंकि ईरान में सबसे ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे अयतुल्ला अली खामेनेई, उनकी मौत के 2 दिन बाद उनकी पत्नी मंसूरे खोजते की भी डेथ हो चुकी है। उनको वो ईरान का जो सरकारी मीडिया है उसने भी पुष्टि की है। मंसूरे का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया है। जो हिंद महासागर है वहाँ पर डिएगो गार्सिया में जो मिलिट्री बेस है अमेरिका, वहाँ वहाँ अपन कहें तो वहाँ पर उनका मिलिट्री बेस है और वहाँ से वो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। उसको लेकर उनकी बहुत सारी आलोचनाएँ भी हो रही हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि अ, बहुत टफ ये वीकेंड रहा है। दुनिया भर में ही अलग-अलग जगह से अलग-अलग किस्म की खबरें थी। ईरान ईरान का 4 देशों के ऊपर हमला और 6 अमेरिकी जो बेस थे उनके ऊपर भी ईरान ने हमला किया है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान का नुकसान ज़्यादा हुआ है, लेकिन ईरान फिर भी बहुत सारी जगहों पे लड़ता दिख रहा है। मिडल ईस्ट के 4 देशों में अगर बात करें तो आप आपने बहुत अलग-अलग जगह से दोहा, कतर, दुबई, कई जगह की आपने तस्वीरें देखी होंगी जहाँ पर ईरान ईरान की जो मिसाइलें हैं वो टच की हैं। डेथ टोल की बात करें तो अल जज़ीरा जो मिडल ईस्ट को कवर करता है, उस अल जज़ीरा के मुताबिक तकरीबन 555 ईरान में मौतें हुई हैं, 740 लोग घायल हुए हैं। और ये माना जा रहा है कि शुरुआती 30 घंटे में 2000 से ज़्यादा बम अमेरिका ने और इज़राइल ने ईरान में गिराए हैं। जो गर्ल स्टूडेंट्स की बात है, 180 उनमें डेथ हुई है। गर्ल स्टूडेंट जो एक स्कूल के ऊपर मिसाइल गिराई गई थी। और इसके अलावा मतलब देखिए, जो ईरान से जो विजुअल्स आ रहे हैं वो काफ़ी डराने वाले हैं, बहुत भयावह हैं, एकदम आग के गोले उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यही है। और उनकी जो पत्नी की मौत है इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है। ट्रंप ने 7 देशों पर सीधा हमला किया है, उसमें वेनेजुएला, नाइजीरिया, सोमालिया, यमन, ईरान, इराक, सीरिया, ये सारे सारे मुल्क शामिल हैं। अ, ईरान का जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी इसको कहा गया है और वेनेजुएला को ऑपरेशन सदर्न स्फीयर कहा गया। वेनेजुएला वाला केस में तो मैंने एक आपको स्टोरी भी सुनाई थी कि भई वो बाकी सारी चीज़ ठीक है, जो सदर्न हेमिस्फीयर है जो वो हमारा है। जी। यमन में ऑपरेशन राइडर किया गया, इराक में अल अनबार एयर स्ट्राइक की गई। सोमालिया में रिकॉर्ड 111 हमले किए गए थे और सीरिया में ऑपरेशन होक आई, नाइजीरिया में क्रिसमस स्ट्राइक की गई थी। तो ये एक मामला है। मतलब आप लगातार देख रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, काफ़ी एग्रेसिव दिख रहे हैं। हालाँकि मतलब उन्होंने कहा कि अगर बात करें तो ट्रंप किस मूड में है? ट्रंप इस मूड में है कि ट्रंप बोलते हैं, दुनिया भर में ये बात बोलते हैं कि टैरिफ मेरा फ़ेवरेट इंग्लिश वर्ड है और मैंने 10 महीने में दुनिया भर में 8 युद्धों को रुकवाया। लेकिन जो आपको जो मैंने जिन मुल्कों का नाम लिए हैं, सीधे 7 मुल्कों के ऊपर ट्रंप ने हमला भी किया है। तो ये स्थिति बनती दिख रही है और अलग-अलग किस्म की प्रतिक्रियाएँ हैं। अमेरिकी जो थिंक टैंक हैं या अमेरिका के हिसाब से सोचने वाले लोग अपनी बात कह रहे हैं और जो बाकी के दुनिया है वो अलग बात कह रहे हैं। एक अनुमान ये भी है कि जीडीपी से ज़्यादा कर्ज और डगमगाती अमेरिकी जो इकोनॉमी है उसको सेट करने के लिए टैरिफ का भी ये कहा जा रहा है और दूसरा जो युद्ध में भी जो दुनिया को धकेला जा रहा है उसके ऊपर जो ट्रंप का क्रिटिसिज्म करने वाले लोग हैं, इन 2 चीज़ों के ऊपर मतलब
ध्यान दिलवा रहे हैं। एक सवाल और भी गुरप्रीत शुरू हो गया है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध भी छिड़ेगा? मतलब इसको इसको लेकर बहुत अभी से ही बात शुरू होगी। उसका रीज़न ये है कि जी, दुनिया भर में 30 से अधिक जंग या फिर जंग जैसे माहौल चल रहे हैं इस समय। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो ट्रैकर है, उसकी जी। वेबसाइट मैं देख रहा था, तो उसमें साफ समझ में आया कि हाँ, कई दुनिया में 30 से ज़्यादा जगहों के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं। कहीं युद्ध जैसे माहौल हैं, कहीं पे वायलेंस हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। तो जी। खैर हुँ, अभी देखते हैं कि ये चीज़ें आगे कहाँ तक बढ़ती हैं, लेकिन काफ़ी इस युद्ध की काफ़ी चर्चा रही। जी। खैर इससे अगर आगे बढ़ें तो बात इज़राइल की भी करते हैं। इज़राइल में प्रधानमंत्री मोदी गए हुए थे और जैसे ही वहाँ से प्रधानमंत्री मोदी निकलते हैं, पीछे हमला करने की तैयारी शायद करके ही बैठा था इज़राइल, तभी हमलों की शुरुआत हो जाती है। इस सब में ज़रूरी ये हो जाता है जानना कि क्या पीएम मोदी अगर वहाँ पर गए हुए थे, क्या इनको कोई जानकारी थी कि ऐसा युद्ध छिड़ने वाला है, अमेरिका और इज़राइल की तैयारियाँ पूरी हैं? क्या कहेंगे इस पे? देखिए, इज़राइल ने साल में दूसरी बार प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की हैं। ईरान पर हमले का अंतिम लक्ष्य क्या है? ये एक 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 मतलब बड़ा सवाल है। लेकिन बड़ा सवाल ये इसलिए भी इससे ज़्यादा बड़ा सवाल भारत में तो ये हो गया कि नरेंद्र मोदी इज़राइल की विज़िट पे थे, 24 और 25 और 26 फरवरी को, और ठीक 28 फरवरी को इज़राइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। ये सवाल पूछा गया। सवाल पूछने के तुरंत बाद ही, मतलब वैसे तो गोदी मीडिया इसको लेकर जोर दे रहा है कि नहीं-नहीं, इज़राइल के जो राजदूत हैं रूवेन अज़हर, वो भी ये बात कह रहे हैं कि पीएम को भई इस ऑपरेशन की जानकारी नहीं थी, वो तो एकदम से बाद में पता चला, बाद में एकदम से डिसाइड हुआ। एकदम से तो क्या ही डिसाइड हुआ होगा, जानकारी तो रही होगी। ख़ैर इज़राइल के जो राजदूत हैं, जो एम्बेसडर हैं, उनसे सफाई दिलवाई जा रही है। ये जो मामला अगर जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की जो बात है, उसको वो एक मेन सवाल है। उसपे जो एम्बेसडर हैं इज़राइल को, ये कहते नज़र आ रहे हैं कि हमारा तो भई ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करना हमारा मुख्य उद्देश्य है, और ये ईरान मान नहीं रहा, इसलिए हमने ये काम किया है। तो वो कह रहे हैं कि ईरान पूरे रीजन में अपनी प्रॉक्सी ग्रुप को फंड, हथियार और टेक्नोलॉजी दे रहा है, इसलिए इज़राइल का लक्ष्य है कि 2027 तक ईरान को मिटा दें। तो इस किस्म हुँ, की बात है। बाकी देखो, बात करें भारत के और भारत कहाँ खड़ा है इसमें, इज़राइल और ईरानी जंग में। अब देखिए, नरेंद्र मोदी अपने किस्म के हाथ-पैर मार रहे हैं। उन्होंने बहरीन किंग और सऊदी प्रिंस से बात भी की है, ये उन्होंने आज बताया। ओमान में भारतीयों की मौत हो रही है, बहरीन में भारत ने वीज़ा पासपोर्ट सर्विस बंद कर दी है। बहुत ऐसे अलग-अलग किस्म की खबरें हैं। मतलब भारत के लिए भी काफ़ी मुश्किल भरी स्थिति है, और कोई क्लियर स्टैंड ले नहीं पा रहा है। पश्चिम एशिया में हालात नाज़ुक हैं। वेस्ट एशिया, अब कई बार हम अपने बुलेटिन्स में ज़िक्र करते हैं कि वेस्ट एशिया में बहुत सारी मूवमेंट्स भी चल रही हैं, और मूवमेंट्स के अलावा अमेरिका और इज़राइल जिस हिसाब से वेस्ट एशिया में विचर रहा है, और टर्की का जो स्टैंड है, ये कई सारी चीज़ें वेस्ट एशिया की स्थिति को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं। अब यही है कि आज मेरे कुछ दोस्तों से बात हुई, वो दुबई में फँसे हुए हैं। उन्हीं के सिलसिले में मैंने भी कुछ ऑफ़िशियल से बात की कि उनको कैसे वो आ सकते हैं। तो ऑफ़िशियल्स के पास कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है। उन्होंने कहा कि आप अपने दोस्तों को कहिए कि 4-5 दिन वहाँ पर कोई होटल ले लें, कोई वहीं पर स्टे करें। अभी इंडिया की तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ से कोई रेस्क्यू किए जाएँगे, लोगों को एयरलिफ्ट किया जाएगा, ऐसा कोई प्लान इंडिया की तरफ से नहीं है। भारत जी, में खamenei की मौत को लेकर प्रदर्शन भी हुए हैं। जम्मू कश्मीर में भी हुए हैं, लखनऊ में भी हुए। आपको जो शिया सुन्नी वाला पूरा मामला आपको पता ही होगा। खamenei शिया समुदाय से आते थे, तो उनकी जो जो भारत में जो शिया समुदाय अपने आप को जो मानता है, उन्होंने प्रदर्शन किए हैं, और उसमें तेलंगाना का हैदराबाद शहर हो, लखनऊ शहर हो, श्रीनगर हो, कई जगह पे भारत में भी प्रदर्शन हुए हैं। जी, और बिल्कुल। मैं मतलब ऐसे थोड़ा एक पासिंग रिमार्क बता देता हूँ, पाकिस्तान में तो अमेरिका की एम्बेसी के ऊपर हमला ही कर दिया गया। बिल्कुल, तो जी। मतलब बहुत अलग-अलग किस्म की हलचलें साउथ एशिया में भी देखने को मिल रही हैं। जी, जी। वहाँ से पाकिस्तान ते से तो बहुत खतरनाक विजुअल्स आए थे, कैसे हुँ।
तोड़-फोड़ की जा रही थी एम्बेसी के बाहर। आगे बढ़ें तो इसी संदर्भ में बात करते-करते जब सेंसेक्स की बात आती है, ग्लोबल मार्केट की बात आती है, सेंसेक्स तो बहुत नीचे गिरा हुआ है, 1000 से भी ज़्यादा नीचे। और मार्केट का ऑल ओवर अगर देखना हो तो इस जंग के बाद हालात क्या है? कैसे हालात हैं? क्या मार्केट में अभी मंदी चल रही है? देखो गुरप्रीत, जियोपॉलिटिकल जब तनाव होते हैं या फिर जंग जैसी स्थिति बनती है तो महँगाई का जो खतरा है वो आम लोगों को परेशान करने लगता है। उसी से ही फिर आम आदमी मार्केट की तरफ देखना शुरू करता है। देखिए, दुनिया भर की अलग-अलग जो मार्केट्स हैं उनमें अलग-अलग ट्रेंड देखने को मिले। आज 2 मार्च को अगर हम बात करें भारतीय शेयर बाज़ार की, तो तकरीबन 1.5 से 2% गिरावट भारतीय शेयर बाज़ार में दिखी। उसमें निफ्टी हो या फिर सेंसेक्स हो, सब में 1.5 से 2% की गिरावट देखने को मिली है और गिरावट हुई भी है। पाकिस्तान में थोड़ी ज़्यादा गिरावट है। पाकिस्तान का जो बाज़ार है वो तकरीबन 10% टूटा है। तो ये जियोपॉलिटिकल तनाव अपने अपने हिसाब से मूव करते हैं। जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, 10% बढ़ा है। $80 के आसपास और $80 प्रति बैरल पहुँच गया है। इसका असर मतलब भारत में पेट्रोल डीज़ल पर दिख सकता है। पेट्रोल पे वैसे ही 95 है, लेकिन अगर ऐसे ही क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो ₹100 लीटर, ₹5-6 का इज़ाफ़ा आपको बड़े आराम से देखने को मिल सकता है। ये एक मामला है। देखिए, जब इस किस्म की स्थिति होती है तो जो ट्रेडिशनल एसेट्स हैं उनकी कीमतें बढ़ती हैं। जैसे सोना ₹7,000 बढ़ा है। उसका रीज़न सिंपल सा है कि लोग डरते हैं, मार्केट से पैसा निकालते हैं और वो फिर ट्रेडिशनल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। एशियाई बाज़ारों में सबसे ज़्यादा जो असर है वो आपको पाकिस्तानी बाज़ार पे ही दिखेगा। जापान का जैसे निक्केई इंडेक्स है वो भी तकरीबन 1.5% गिरा है। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स है, वो तकरीबन सवा 2% गिरा है। वो एक मेरे लिए एकदम से नई चीज़ थी। चीन के बाज़ार के ऊपर कोई असर नहीं है, बल्कि आज तो आधा परसेंट चढ़ा है, मतलब ऊपर गया है चीन का बाज़ार। हाँ, अमेरिका का जो बाज़ार है वो 27 फरवरी के बाद से ही उसमें मिला-जुला असर देखने को डाउ जोन्स में 1% गिरकर जो बाज़ार बंद हुआ है, और भी टेक बेस्ड इंडेक्स है, नैस्डैक कंपोज़िट, उसमें भी 1% के आसपास गिरावट थी। तो ये मिक्स रिपोर्ट दुनिया भर में देखने को मिल रही हैं। कल 3 मार्च को होली के दिन शेयर बाज़ार भारत का बंद रहेगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई, ये दोनों ही बंद रहेंगे। मतलब अगर यूरोप की बात करें, यूरोप में जर्मनी और फ्रांस की बात कर लीजिए, वहाँ पर भी 2% के आसपास, जर्मनी का सवा 2 परसेंट के आसपास, और फ्रांस का तकरीबन पौने 2 परसेंट के आसपास बाज़ार गिरा है। तो यूरोपियन बाज़ारों में भी हलचल है। मतलब जैसे लंदन का एफटीएससी है, वो भी 1% के आसपास गिरा है। तो मतलब ग्लोबल मार्केट हर जगह आप देखेंगे तो अलग-अलग मतलब चीज़ें देखने को मिल रही हैं, अलग-अलग असर हैं। 1 डेढ़ परसेंट से शुरू होके 2-3% तक, सबसे ज़्यादा मैंने जैसे पाकिस्तान का बताया 10% तक वहाँ पर बाज़ार टूटे हैं। जी। आगे बढ़ें तो अभी बात जंग की है ही है, लेकिन ये जंग पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान आपस में लड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने पहले अफ़गानिस्तान पे हमला किया था, अभी अफ़गानिस्तान के द्वारा पाकिस्तान के नूर ख़ां एयरबेस पर हमला हुआ है। हाँ, मतलब जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की मार्केट 10% टूटी। उसका एक रीज़न ये भी है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो जंग जैसा माहौल, हालाँकि एक तरफ से तो डिक्लेयर कर ही दिया गया है कि हाँ, हम जंग में हैं। तो अफ़गानिस्तान ने दावा किया है कि पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पे उन्होंने हमला किया है। तालिबान के मंत्री कह रहे हैं कि हमने डूरंड लाइन पार की है। और पाकिस्तान के अपने दावे हैं। पाकिस्तान कह रही है कि उन्होंने 400 अफ़गान लड़ाके मारे हैं। दोनों के बीच में आप देखिए कि लगातार 4 दिनों से हवाई हमले हो रहे हैं, गोलीबारी हो रही है। तालिबान सरकार कह रही है कि हमने पाकिस्तान के बेहद संवेदनशील नूर खान एयरबेस के अलावा रावलपिंडी के भी कई इलाकों में हिट किया है। अ यहाँ तक कि तालिबान के एक मंत्री ने तो ये तक दावा किया है कि उनके लड़ाके डूरंड लाइन पार करके पाकिस्तान की ज़मीन में घुस चुके हैं। तालिबान के मुताबिक क्वेटा, खैबर पख्तूनख्वा और अन्य कई सैन्य ठिकाने जो पाकिस्तान के, उनके ऊपर मतलब हमले किए हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि काबुल, बगराम और अन्य इलाकों पे उन्होंने भी हवाई हमले किए हैं, और पाकिस्तान के दावे थोड़े ज़्यादा बड़े हैं। देखो, दोनों तरफ से विज़ुअल
जारी किए जा रहे हैं। और तालिबान बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और नूर खान एयरबेस, ये 3 मेजर साइट्स को का कह रहा है कि यहाँ हमने मेजर हिट किए हैं। जी, बिल्कुल। इससे आगे बढ़े तो एआई समिट में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, उसमें से एक था शर्टलेस कांग्रेस यूथ आगुओं का प्रदर्शन। अभी उनकी गिरफ्तारी पर खासा चर्चा चली, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन अभी उनको कार्यकर्ताओं को ज़मानत मिल गई है। हाँ, ये दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ये ज़मानत दी है। और कोर्ट ने कहा है कि ये प्रदर्शन सिर्फ़ सरकार की आलोचना करने का तरीका था, इसलिए मुकदमा शुरू होने से पहले किसी को जेल में रखना कानून के मूल सिद्धांत के खिलाफ होगा। कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि प्रदर्शन में कहीं भी, किसी भी जगह नारे भड़काऊ नहीं थे, उनमें कोई धार्मिक या क्षेत्रीय रंग नहीं था, किसी तरह की तोड़-फोड़ या लोगों को डराने का कोई सबूत भी नहीं मिला। कोर्ट ने ये भी कहा है कि प्रदर्शन करने वालों को सुरक्षा के साथ बाहर ले जाया गया था। तो इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि आज़ादी अधिकार है और जेल केवल खास स्थिति में होनी चाहिए। अगर ट्रायल से पहले किसी को बिना ज़रूरी कारण के जेल में रखा जाएगा, तो बिना सज़ा तय हुए ही सज़ा देने जैसा होगा। तो एक हिसाब से जो पटियाला हाउस कोर्ट है, उसमें जो मजिस्ट्रेट थे रवि, उन्होंने कृष्ण हरी, नरसिंह यादव, कुंदन यादव और और भी कई ऐसे लड़के जो यूथ कांग्रेस के थे, उनको सबको ज़मानत दे दी है। जी। इससे आगे बढ़े तो आज हरियाणा में भी बजट पेश हुआ है, क्या ख़ास था उसमें? देखिए, हरियाणा में आज बजटीय भाषण हुआ है। मुख्यमंत्री ने बजट का भाषण दिया है। उन्होंने पिछले बजट की तुलना में उन्होंने कहा कि साढ़े 10 सवा 10% ज़्यादा बड़ा बजट है। तकरीबन सवा 2 लाख करोड़ रुपए का बजट इस बार पेश किया गया है। वो केसरिया पगड़ी पहने दिखे क्योंकि पंजाब में चुनाव हैं। गुरु नानक देव जी के उन्होंने एक सिद्धांत के साथ अपने अपने भाषण की शुरुआत की। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि नायब सैनी का इस्तेमाल बीजेपी पंजाब में करने करने जा रही है, इसलिए आज उन्होंने केसरिया पगड़ी भी पहन रखी थी। तो अब उन्होंने कहा कि इस बजट में कई चीज़ें ऐसी थी, एक तो यही उन्होंने हाइलाइट की कि भई महिलाओं को, अगर महिलाएँ गाड़ी खरीदेंगी तो उनको 1% ज़्यादा छूट मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने जो ₹2100 जो देने की बात है महिलाओं की, उसके बारे में बात की। अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20% रिज़र्वेशन देने का प्रस्ताव रखा है। और भी कई ऐसी मतलब चीज़ें हैं, जैसे झांसी को मॉडल टाउन बनाएँगे। देखिए, इसमें सबसे जो इस बजट में जो चीज़ देखने को मिली, उसमें चीज़ ये देखने को मिली कि नायब सैनी ने सबसे ज़्यादा बजट खुद के पास रखा है। और उसके बाद विपुल गोयल के ऊपर भी थोड़े मेहरबान रहे, लेकिन अनिल विज और ऐसे कई जो उनके अपोज़िशन के मंत्री हैं, उनको कम बजट दिया गया है। बात करें तो मुख्यमंत्री के पास 12 डिपार्टमेंट और सारा लगभग उसमें आधा बजट का आधा उन्होंने अपने पास रखा है। और मतलब तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है, वो मुख्यमंत्री के पास खुद रहेगा। दूसरे नंबर पे महिपाल ढांडा हों या फिर विपुल गोयल हों, उनके पास है। बाकी तो ये अनिल विज वगैरह या और जो मंत्री हैं, उनको बहुत कम-कम बजट दिया गया है। तो ये चीज़ देखने को मिली है। बाकी हरियाणा में देखिए, एक चीज़, एक डिबेट हमेशा बनी रहती है, वो एक डिबेट ये बनी रहती है कि ₹1 में से 28 पैसे जो हैं हरियाणा में, यानी कि 28% जो हरियाणा का बजट है, वो सैलरी में, ब्याज देने में या पेंशन के खर्च पर चला जाता है। हरियाणा में जो कमाई है, वो आपको पता है, जीएसटी के बाद स्टाम्प ड्यूटी हो गई, बिजली-पानी के बिल से ज़्यादा कमाई है, तो ये चीज़ें ज़्यादा रहती हैं। हरियाणा मतलब कर्ज में धँसता भी जा रहा है, और इसका मतलब विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया है। हुड्डा ने बोला है कि बीजेपी ने तकरीबन साढ़े 5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में हरियाणा को डुबो दिया है। तो ये एक बात है। और मतलब काफ़ी विपक्ष ने तो काफ़ी ये बात रखी है कि जो एजुकेशन का जो बजट इस बार दिया गया है, वो काफ़ी कम है। और एग्रीकल्चर एक्सपेंडिचर को लेकर काफ़ी
बात रक कई बातें विपक्ष ने उठाई हैं और यमुना सफाई को लेकर भी घेरा है सरकार ने। जी। और उधर अडानी को मिले कोयला ब्लॉक्स की पर्यावरण मंजूरी पर एनजीटी का केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस। हाँ जी, अडानी को मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले में धिरोली में कोयला ब्लॉक मिला है, वहाँ पर खान मिली है और उसको लेकर एनजीटी पर्यावरण जो एनवायरनमेंट की जो क्लीयरेंस दी गई है, उसके ऊपर सवाल उठा रहा है और सूबे में क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की दोनों सरकारों को केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को नोटिस जारी कर दिया है। याचिका जो पिटीशन थी उसमें ये कहा गया था कि 5,70,000 पेड़ों की कटाई इसके कारण होगी, जो ये कोयला ब्लॉक दी गई। आप सोच के देखिए कि जो मैं आपको बोलता हूँ कि जो भारत के जो अमीर लोग हैं, वो भारत के सरकार के बेसिकली दलाली की वज़ह से अमीर होते हैं। सरकार उनको नेचुरल रिसोर्सेज़ लूटने के लिए दे देती है, उससे वो पर्यावरण की हानि तो करते ही करते हैं और देश के नेचुरल रिसोर्सेज़ को लूट कर खा जाते हैं, उससे पैसा बनाते हैं। ये आपको दिख ही रहा है जो कोयला ब्लॉक है उसको उसको लेकर एनजीटी कह रही है कि भई 5,70,000 पेड़ कटेंगे और आपको थोड़ा हैरानी की बात ये होगी कि ये जो इलाका है, ये हाथी कॉरिडोर के लिए मंजूर किया गया था। लेकिन कहाँ हाथी कॉरिडोर, कहाँ पेड़, सबको ताक पे रख के अडानी को कोयला निकालने के लिए मंजूरी दे दी गई है। अब देखते हैं कि एनजीटी की कितनी चल पाती है, क्या एनजीटी इसके ऊपर रोक लगा पाती है या नहीं लगा पाती। लेकिन ये आप ये इसी चीज़ का की तरफ इशारा करता है कि सारे पर्यावरणीय नियमों को ताक पे रख के भारत के जो नेचुरल रिसोर्स हैं, उनको अडानी और अंबानी से लुटवाने के लिए सरकार आमादा है। जी, बिल्कुल, नज़र तो ऐसे ही आ रहा है। अगली बात दिल्ली की करें तो कोर्ट ने 14 जेएनयू छात्रों को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। कौन है ये 14 लोग? देखिए जेएनयू में आपको पता होगा कि पिछले कई दिनों से तकरीबन 15 से 20 दिनों से आंदोलन हो रहे हैं और उसमें 14 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया था और उसमें मतलब आम स्टूडेंट भी नहीं थे। कई तो जैसे एक तो इलेक्टेड प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी वो सब भी लड़के उनको भी गिरफ्तार कर रखा था और अब कोर्ट गए थे जेएनयू के लड़के तो उनको अब वहाँ से ज़मानत मिली है। कोर्ट ने फटकारा भी है कि आप ऐसे कैसे मतलब जो स्टूडेंट हैं वो अपने हकों की बात कर रहे हैं और आप कैसे इनको मतलब जेल में रख सकते हैं। सेम वो यूथ कांग्रेस वाला ही है, यूथ कांग्रेस वालों को एआई समिट से उठा लिया, जेएनयू के स्टूडेंट्स को वहाँ जो आंदोलन चल रहा था वहाँ से उठा लिया। मतलब आंदोलन जो पीसफुल प्रोटेस्ट है उसको भी कहीं न कहीं जो मौके की हुकूमत है वो क्रिमिनलाइज़ कर रही है, जो कि काफ़ी खतरनाक है। जी, बिल्कुल। आगे बढ़ें तो गुजरात में 2 साल में 322 एशियाई शेरों की मौत हुई है। चिंता का विषय है, कितनी चिंता करनी चाहिए इस पे? देखिए 322 एशियन लोयंस की डेथ होना एक बड़ी खबर है और काफ़ी मतलब चिंता करने वाली भी बात है। अब 2 हेडलाइन्स हैं गुरप्रीत इनको समझने की ज़रूरत है। एक एक हेडलाइन कहती है कि गुजरात में जो एशियन लोयंस हैं उनकी संख्या बढ़ के 891 हो गई है। ठीक है? तो वो दिखा रहे हैं कि देखिए कितना उत्साह आप खुशी मनाइए। लेकिन इस ये बात इस चालाकी के साथ छुपा ली गई कि पिछले 2 साल के अंदर 322 शेरों की मौत हुई है। अब इसमें बात करें तो जो मृत्यु दर लगातार बढ़ रहा है, वो चिंता का संकेत है। उसमें लगातार जो इनकी डेथ हुई है, उसमें जो पर्यावरणीय अनदेखियाँ हैं, उसके कारण ये मौतें बढ़ी हैं और जो लगातार अपन कहें कि पारिस्थितिक जो एनवायरमेंटल जो दबाव हैं, उसके कारण इन शेरों की जान के ऊपर जोखिम की बनी हुई है। आपको पता ही है कि जो ये अप्राकृतिक मौतें हो रही हैं, अननेचुरल जो डेथ्स हैं, इनको इनके कारण क्या हैं? क्लाइमेट चेंज ऐसे फैंसी नाम हो सकते हैं, लेकिन मेन कारण तो यही है कि जो मैन मेड डिज़ास्टर मैन जो इंसान है, वो जो डिज़ास्टर क्रिएट कर रहा है अप जंगलों के खिलाफ जंगलों को ऐसे ही उद्योगपतियों को दे दे रहा है, उससे फिर इन शेरों को दिक्कत तो होगी। मतलब हर जगह पे ही जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स हैं, उनमें बड़े लेवल पर कभी पेड़ कटाई करवा दी जाती है, कभी उनमें कोल ब्लॉक आवंटन कर दिए जाते हैं, कभी कुछ कर दिया जाता है और उसमें सफ़र आपको पता है ये
जानवर ही करते हैं। इसलिए जो एशियन लोयन है, ये पिछले 2 साल के अंदर 322 एशियन लोयंस की डेथ हुई है, जो कि काफ़ी चिंता का विषय है। मृत्यु दर बहुत तेज़ी से शेरों की बढ़ रही है। जी, इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरप्रीत।